जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का जीके जीएस सी वाई विशाल सर यानी कि एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को इसी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप लोग मेरे साथ डेली स्टैटिक शाम को 8 बजे और मॉर्निंग में सुबह 5 बजे करंट अफेयर क्लास लेते हो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपकी अपनी क्लास में। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो मैं आपसे डेली कह रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, वो ये है दोस्तों कि हम लोग 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मैं गैप में हूँ और मैं हूँ खाटू श्याम में फ़िलहाल में, राजस्थान। और जो क्लासेस आपकी हो रही हैं दोस्तों, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। मतलब जो क्लास मैं अभी कर रहा हूँ ये आपकी रिकॉर्ड क्लास होगी और ये आपकी होप्स हो कि लास्ट रिकॉर्ड क्लास हो। इसके बाद आप लोग मेरे साथ जो क्लास लोगे वो लाइव लोगे 17 तारीख से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और दोस्तों, एक बात याद रखना, आगे आने वाले दोस्तों जो 20 तारीख से आपके एग्जामिनेशन हैं, जो एग्ज़ाम किस चीज़ का है, आपके एसएससी सीएचएसएल का है। सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू है, फेस 12 हो, एग्जाम आपका होगा, स्क्रीनशॉट मेरा होगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी, मैं आज भी कह रहा हूं और आगे वाले दिनों में भी कहता रहूंगा। अब की बार दोस्तों पूरे यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जब फेस 12 जो एग्जाम आ रहा है, इसकी आंसर की जब आएगी, यूट्यूब पर भूचाल आ जाएगा। कि मेरा आपसे वादा रहेगा। कैसे? वो आप सभी लोगों को दोस्तों पता है कि अब की बार मैंने आप लोगों के लिए कौन सी कमिटमेंट की है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और चलते हैं आज के सेशन पर। अभी क्लासेस आपने देखा होगा, एक एक घंटे की 45-45 मिनट की मैंने रिकॉर्ड की हैं। और संडे और जब मैं क्लास में लाइव आ जाऊंगा 17 तारीख से आपकी मैं लंबी क्लासेस स्टार्टेड कर दूंगा। ठीक है, 17 तारीख को आते ही मैं आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी एक्स्ट्रा कर दूंगा, जो मैराथन टाइप की होंगी। तो परेशान बिल्कुल होना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? दोस्तों, जो हम लोगों को नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सब लोग जानते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों होता है। सबसे पहले याद रखना कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों आप लोग कवर करोगे। सबसे बड़ी बात, रिसेंटली जो पुरस्कार था दोस्तों, वो याद रखना 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड, ये रियल में देखा जाए तो 2021 के लिए अवार्ड थे ये दोस्तों, 2021 के लिए। आयोजन दोस्तों कब होता है बेटा? इनका आयोजन 21 में ना होकर दोस्तों 24 अगस्त 2023 से स्टार्ट करके सितंबर अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर 2023 तक बेटा इसका शुभारंभ कर दिया जाता है। इतनी बात समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 79 नेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, यह आप सभी लोगों को तो पता होना चाहिए। वहीदा रहमान का नाम बेटा, ये किसको मिला है? यह पुरस्कार बेटा मिला है वहीदा, यह पुरस्कार बेटा मिला है वहीदा रहमान को। पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन पता कौन सा पूछता है कि 69वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कि 69वें नेशनल फिल्म दोस्तों अवार्ड्स में, फेस्टिवल नहीं अवार्ड्स में, जूरी मेंबर्स कौन थे? कौन से दोस्तों? जूरी मेंबर। जूरी मेंबर को कहते हैं जजों की मंडली, जो जज करती है कि सबसे बेस्ट काम। ठीक है, जज। तो जजों की मंडली में दोस्तों एक नाम आपको याद रखना है दोस्तों, जिनका नाम था आशा पारेख। नाम सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। नंबर 2 पर याद रखना दोस्तों आपके चिरंजीवी। 3 पर याद रखना दोस्तों आपके, जिनका नाम है परेश रावल। नंबर 4 पर याद रखना दोस्तों, उनका नाम है शेखर, नाम था शेखर कपूर। और बेटा एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिनका नाम था प्रसूनजीत, उनका नाम था प्रसूनजीत चटर्जी। प्रसूनजीत दोस्तों चटर्जी इनका नाम था। ये तो दोस्तों कौन थे? ये आपके जूरी मेंबर्स आपको याद रखने हैं। अब पता है यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। कितने? 6। नेशनल फिल्म पुरस्कार आप जानते ही हो, मैं ना भी पढ़ाऊँ लेकिन पेपर में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ा पॉइंट आपके पेपर में सीधा पूछेगा, वह पूछेगा दोस्तों बेस्ट फीचर फिल्म। कौन सा? बेस्ट फीचर
फिल्म का पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? अरे दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना? बेस्ट फीचर फिल्म। पहला पुरस्कार आपके पेपर में पूछेगा बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में। दूसरा पूछेगा दोस्तों यहीं पर आपसे बेस्ट डायरेक्टर। कौन सा? बेस्ट डायरेक्टर। तीसरा पूछेगा दोस्तों आपसे यहाँ पर होलसम इंटरटेनमेंट के लिए, होलसम इंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। तीसरा होगा बेस्ट फीचर फिल्म, लेकिन यहां भी वही है, यहां भी वही है, नहीं, बेस्ट फीचर फिल्म में दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड। बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला? बेस्ट एक्टर। और लास्ट बेस्ट एक्ट्रेस, और लास्ट बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस में याद रखना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है फिल्म के लिए? बेस्ट एक्ट्रेस में याद रखना दोस्तों ये खिताब मिला है आपके गंगूबाई काठियावाड़ी दोस्तों, आपकी मूवी थी। और ये खिताब किसको मिला है दोस्तों? ये खिताब तथा दोस्तों मिमी, ठीक है, मिमी कीर्ति सेनन को यहाँ पर, और यहाँ पर याद रखना आपकी आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर का खिताब दोस्तों मिला है, बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है दोस्तों आपके पुष्पा द राइस के लिए। किसको? अल्लू अर्जुन। बेस्ट फीचर फिल्म नेशनल इंटीग्रेशन दोस्तों इस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। अगला बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का खिताब मिला है गांधी एंड कॉर्पोरेट। होलसम इंटरटेनमेंट बेस्ट पॉपुलर फिल्म का खिताब दोस्तों मिला है RRR। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है दोस्तों बेस्ट डायरेक्शन, याद रखना बेस्ट डायरेक्शन। यह खिताब मिला है दोस्तों गोदावरी को, गोदावरी। और बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है दोस्तों रॉकेटरी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ठीक है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे चुना गया? एक मिनट रुकना, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूँगा आपको, जब इतने आगे बढ़ ही चुके हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? वो क्वेश्चन है आपके सामने दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये वो पुरस्कार है दोस्तों जिसके तहत सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगा रिवार्ड, जो हर पेपर में लगभग में पूछ लेता है। 10 लाख रुपए इसके तहत दोस्तों दिए जाते हैं। यह पुरस्कार दोस्तों पहली बार कब दिया गया? 1969 में, या कह दो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। लास्ट पुरस्कार कब दिया गया? 2021 के लिए दिया गया। अब तक बेटा टोटल पुरस्कार कितने दिए जा चुके हैं? तो याद रखना 53 अब तक टोटल दिए गए। कितने? 53। लास्ट है पॉइंट ये दोस्तों। अगर मैं आपसे कह दूं पहला किसको दिया गया था बेटा? पहला याद रखना 69 में
70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था ही नहीं। नेशनल फिल्म पुरस्कार का नेशनल फिल्म अवार्ड काफी पहले से थे, लेकिन 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना होती है। और पहला पुरस्कार जीतने वाली महिला का नाम दोस्तों देविका रानी। पहला पुरस्कार जीतने वाले व्यक्तियों में, पुरुषों में, महिलाओं में पहले दोस्तों देविका रानी। उसके बाद यह पुरस्कार, अब मुद्दे पे आते हैं, 2018 में दोस्तों याद रखना 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में यह खिताब दोस्तों मिलता है अमिताभ, यह बेटा खिताब मिलता है अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को। फिर आ जाओ बेटा 2019 में यह खिताब मिलता है, याद रखना 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको? यह खिताब मिलता है दोस्तों आपके रजनीकांत को। फिर 19 के बाद आ जाओ बेटा 2020 में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में यह खिताब बेटा मिलता है आशा पारेख को, आशा पारेख। और 2021 में 69वां दोस्तों जो हुआ है, अभी मैंने पढ़ाया 69वां, और ये भी मैंने पढ़ाया कि दोस्तों किसको मिला है यह खिताब बेटा, मिला है वहीदा रहमान को। आई होप मेरी बातें और मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा टॉपिक ही खत्म कर दो। राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसने जीता? दोस्तों जेवलिन एड्रियन ने साजन प्रकाश के द्वारा यह खिताब दोस्तों जीता गया है। किसने जीता है? साजन प्रकाश के द्वारा। ये बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ 2000 नेशनल गेम्स की, है ना, नेशनल गेम्स की बात हो रही है। और वो भी दोस्तों कौन सा? तो याद रखना 37th वो भी बात हो रही थी दोस्तों आपके 37th नेशनल गेम्स की। 37th नेशनल गेम्स में एक बात याद रखना दोस्तों, क्या हमारे भारत ने कितने गोल्ड जीते? हमारे भारत ने बेटा कितने गोल्ड जीते? 8 गोल्ड जीते। हमारे भारत ने दोस्तों कितने सिल्वर मेडल जीते? हमारे भारत ने 1 सिल्वर जीता। अगर मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों हमारे भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? हमारे भारत ने बेटा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत कर अपना नाम रोशन किया। हो गया? और कोई क्वेश्चन इसमें बता सकता हूँ क्या? हाँ जी सर जी, कौन कौन से बता सकते हो सर जी? समझिए, इसको होस्ट करने वाला कौन था? इसको बेटा होस्ट किया था आपके गोवा वाले बीच पर। कब से कब तक किया था? यह दोस्तों आपके 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 9 नवंबर तक चले थे 2023 में। इसीलिए किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पेपर में आपसे कह दिया जाए इसका सर जी शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम था दोस्तों मोंगा। शुभंकर का नाम था दोस्तों, याद रखना, मोंगा शुभंकर का नाम था। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या था सर? अगर पूछ दिया जाए इसका दोस्तों आदर्श वाक्य, अगर कह दिया जाए सर इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो याद रखना आदर्श वाक्य गेट सेट, आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा। इसका आदर्श वाक्य आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ, एक बात और, इसमें टॉप पर कौन रहा था दोस्तों? इसमें टॉप पर स्टेट की बात की जाए महाराष्ट्र, नंबर 2 पर कौन रहा था? सर्विस, नंबर 3 पर रहा था हरियाणा, नंबर 4 पर रहा था दोस्तों मध्य प्रदेश, नंबर 5 पर रहा था आपका केरला। ये 5 ऐसे हैं दोस्तों जो प्रथम स्थान पर रहे थे। वर्तमान कर्नाटक के लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति डैश के नेतृत्व में एक आंदोलन के उभार के कारण 12वीं शताब्दी में हुई थी। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में पनपा था, किसके नेतृत्व में? तो याद रखना दोस्तों महात्मा बसवन्ना। ठीक है, महात्मा बसवन्ना दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। सर जी अर्थशास्त्र के अनुसार मैगस्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? मैगस्थनीज की दोस्तों बात हो रही है, किसके द्वारा दोस्तों भेजा गया था? तो याद रखना पिसिस्ट्रेटस के द्वारा, सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा दोस्तों इसको भेजा गया था। जब मैं बात करूं दोस्तों मैगस्थनीज की, जब दोस्तों मैं बात करूं आपसे किसके बारे में, जब दोस्तों मैं आपसे बात करूं आपके मैगस्थनीज की, मैगस्थनीज याद रखना दोस्तों 304, मैगस्थनीज याद रखना बेटा 304
ईसा पूर्व से लेकर 299 बेटा 299 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है दोस्तों चलता है। ये कौन था, ये याद रखना दोस्तों आपका, ये याद रखना बेटा आपका यानूनी राजदूत था। यानूनी ये कौन था तो याद रखोगे दोस्तों, यह आपका यानूनी राजदूत था। किसके दरबार में आया था, यही तो पूछता है दोस्तों। यह आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में राजदूत बन के आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों आया था। फिर इसने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तथा मौर्य वंश के बारे में एक दोस्तों पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था बेटा इंडिका पुस्तक, और यही इंडिका कार टाटा ने सर्वप्रथम अपनी लॉन्च की थी। इसने अपनी पुस्तिका में क्या किया, हमारे भारत के 7 भागों का विवरण कर दिया। भारत के दोस्तों 7 भागों का विवरण कर दिया, और 7 भाग नहीं थे, 7 प्रकार के समुदायों का विवरण कर दिया। किसने, तो याद रखना आपके मैगस्थनीज के द्वारा। अब मैं बात करूं, देखना इंपॉर्टेंट शायद, हाँ यहाँ पर देखो लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया, तो आपको मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य वंश था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मैंने बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो मैगस्थनीज के बारे में, यूनानी यात्री था, इसको इग्नोर कर देना, SSCGD यूपी उस समय एग्जाम था, इस तब की ये स्लाइड है। तो यूनानी यात्री था कौन, मैगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया था। ध्यान रखना, इनने ना अपनी पुस्तकों में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, इन्होंने अपनी पुस्तक में सती प्रथा का उल्लेख किया था। मतलब इनके समय में कह सकते हो कि दास प्रथा नहीं थी, सती प्रथा थी, समझ गए ऐसे। और इनको 305 ईसा पूर्व यूनान और भारत के मध्य हुई संधि के तहत भारत आना पड़ा था। 305 में भारत और दोस्तों यूनान के मध्य में संधि हुई थी, इसलिए। इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनीसियस तथा हेराक्लीस की पूजा करते थे। वस्तुतः इससे शिव और कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। मतलब भारतीय यूनानी देवता यहाँ पर दोस्तों डायोनीसियस के नाम से शिव को और कृष्ण भगवान को हेराक्लीस के नाम से जाना गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दोस्तों डन है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है। टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है, फ्यूनेरिया है, सेल्विनिया है, पॉलीट्राइकम है, या स्वेगनस है। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा सेलिविनिया। सेलिविनिया दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दोस्तों आपका हो जाता है। जो दोस्तों सेलिविनिया का मतलब होता है, या फिर दोस्तों टेरिडोफाइटा का मतलब होता है। टेरिडोफाइटा दोस्तों क्या नहीं करते, दोस्तों हमेशा याद रखना, यह प्रजनन नहीं किया करते हैं, इसलिए यह दोस्तों याद रखना प्रजनन, यह दोस्तों क्या नहीं करते, यह प्रजनन नहीं किया करते, यह दोस्तों बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, खुद नहीं करते, यह दोस्तों बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, इसलिए इनको दोस्तों टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। इनका एक उदाहरण सेलिविनिया दोस्तों हो जाता है। दूसरी बात याद रखना, टेरिडोफाइटा जो होता है इसका दोस्तों क्लासिफिकेशन किया गया, इसका दोस्तों वर्गीकरण किया गया। जब आपने पढ़ी होगी क्लास में तब पता चला होगा, वर्गीकरण याद रखना किया गया, और इनके 4 भागों में दोस्तों इसको बांट दिया जाता है। इसके 4 भाग दोस्तों कौन कौन से होते हैं, इसके बेटा जो 4 भाग होते हैं इनमें से एक को कहा जाता है बेटा साइलोप्लिसिड के नाम से जाना जाता है। एक होता है जिसको दोस्तों हम लोग लाइकोप्लिसिड के नाम से बेटा जानते हैं। एक होता है जिसको हम लोग स्नैपोस्पिड के नाम से जानते हैं। 4 पर होता है जिसको हम लोग टेरा स्पिडा के नाम से बेटा जानते हैं। ये 4 भाग आप लोग याद रखो। अगला क्वेश्चन है, उस परिघटना का नाम बताइए
जिसके द्वारा प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटक वर्गों में विभाजित हो जाता है। उस परिघटना को क्या कहते हैं जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटक वर्णों में विभाजित हो जाता है? जैसे ही प्रकाश पड़ा वैसे ही अलग अलग विभाजित हो गया या वापस चला गया, ये जो भी प्रक्रियाएं है उसको कहते क्या है परिघटना को? उसको दोस्तों याद रखना डिफ्लेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको हम लोग दोस्तों याद रखना किस नाम से? उसको हम लोग डिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि विक्षेपण के नाम से दोस्तों जानते हैं। किस नाम से? विक्षेपण। सर जी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक सेक्टर। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारी महारत्न है। किसको छोड़कर? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को छोड़कर। ये पूरी तरीके से दोस्तों कैसी प्राइवेट, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र का, लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है तीन के तीनों। ठीक है, तो किसको छोड़कर? टाटा आयरन एंड कंपनी को छोड़कर। टाटा एंड आयरन एंड कंपनी जो कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को की थी। इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई है? जमशेदपुर। इसकी स्थापना दोस्तों जमशेदपुर में। और बेटा जमशेदपुर कहाँ पर है? जमशेदपुर आपको झारखंड में देखने को मिलता है। जमशेद, अगर आपसे मैं ये कह दूँ सर इसके फाउंडर का नाम क्या है, तो फाउंडर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा जमशेद जी टाटा तथा दोस्तों दोराबजी टाटा तथा दोराबजी टाटा। ये तो स्टैटिक है। अब आओ करंट अफेयर्स में। वर्तमान में सर जी इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? तो याद रखना दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन या फिर दोस्तों एन चंद्रशेखरन। इसके सर जी वाइस चेयरपर्सन का नाम क्या है? नियोल टाटा, नियोल टाटा। इसके सीएमडी का सर नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन। दोस्तों सीएमडी का नाम क्या है? याद रखना टीवी नरेंद्रन इसके सीएमडी हैं। उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी पर मनाया जाता है? नदी कौन सी है? धनसिरी, लुइट नदी याद रखना। माजुली द्वीप दोस्तों कहाँ पर है? माजुली फेस्टिवल, माजुली द्वीप का संबंध दोस्तों भारत के किस राज्य से है? असम से है। यह दुनिया का एकमात्र दोस्तों तैरता हुआ द्वीप है। क्या है? दुनिया का एकमात्र दोस्तों तैरता हुए द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकायों का प्रमुख पहलू है? दोस्तों अस्थायी स्थिति है, संसद द्वारा बनाया गया, संविधान में उल्लिखित है, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है। हमेशा याद रखना अगर कह दिया जाए कोई निकाय संवैधानिक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका उल्लेख किस संविधान में है। तो आंसर हो गया संविधान में उल्लेखित जो चीज है वो संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक है वो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर में अधिकतम ऊर्जा होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा लेवल होते हैं। तो देखो एक बात देखो, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? जो सबसे आगे होता है। तो सबसे पहले फिर कम फिर कम फिर कम फिर धीरे धीरे कम होता चला आता है। भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों में बाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में वापस दोस्तों लौट जाता है? 59% बाष्पीकरण के द्वारा वापस लौट जाता है। ठीक है, वापस मतलब तरल से गैस में वापस चला जाता है। सर जी एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 10 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। याद रखना 100 मिलीलीटर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। सर जी विच स्टेट कम इनटू being as the 23rd, 24th and 25th state of the Indian Union in 1987? मिजोरम है कहीं पर? मिजोरम है, हाँ। ये बना था 23वां, फिर 24वां बना है अरुणाचल, 25वां बना है गोवा। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट, दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाएगा। नीरू मीरू डैश राज्य में एक वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम है। नीरू मीरू
नीरू मीरू याद रखना दोस्तों 1 मई, नीरू मीरू 1 मई 2000 को दोस्तों यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम दोस्तों महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। डैश का नियम कहता है कि अनंत तनुकरण पर एक इलेक्ट्रोलाइट की समान समतुल्य चालकता धनायनों और आयनों के संचालन के योग के बराबर होती है। तो दोस्तों डैश का नियम यह कहता है कि अनंत तनुकरण पर एक इलेक्ट्रोलाइट की समतुल्य चालकता धनायनों और आयनों के संचालन के योग के बराबर होती है। डिराक का नियम कहता है, कोल राउस का नियम कहता है, बिल्कुल दोस्तों कोहल राउस का नियम कहता है। गांधी जी को आशा थी कि डैश के सहयोग करके भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर सकते हैं। आंसर याद रखना दोस्तों खिलाफत आंदोलन के साथ। अगला सर जी खिलाफत आंदोलन 1919 फिर 1922 तक पे समाप्त। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और क्षेत्र, कुल वन और वृक्ष आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश प्रतिशत है 24.56। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये करंट अफेयर में दोस्तों पढ़ाया था। वन की बात करूं, सबसे बड़ा वन क्षेत्र भारत के अंदर बेटा मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ में, फिर आपके उड़ीसा में, फिर आपके महाराष्ट्र में, फिर क्या सब थोड़ा एग्जाम में पूछेगा। अगला, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो जब प्रकाश किरणें दोस्तों लाइट जो वेव्स किरणें वेव्स जो होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो मूल पथ से विचलन की घटना क्या कहलाती है? देखो ये है यहाँ से यहाँ तक क्रॉस हुई, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जाती या तो ये ऊपर ऐसे हो जाती है या तो ऐसे हो जाती है, इसको कहा जाता है विचलित तो हो जाना। जब आप अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हो और दोस्तों अपने घर से जैसे ही बाहर की मीडियम में निकले, बाहर और सारी लड़कियों को देखा आपने, तो आपकी निगाहें जो अपनी पत्नी के साथ थी, आपकी निगाहें बगल वाली भाभी पर पड़ने लगी। तो जो आपका विचलन हुआ है उस विचलन को कहते क्या है? उसको दोस्तों अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सर जी डैश तरंगों से दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और अवरक्त तरंगें शामिल होती हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसमें बेटा प्रकाश तरंगें, एक्सरे तरंगें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और अवरक्त किरणें दोस्तों शामिल होती हैं, जिनको ऊष्मा तरंगें तथा इंफ्रारेड तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ किसको? सिर्फ अवरक्त किरणों को, सबको नहीं। और इन सबको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। डैश एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान विकिरण या फिर दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। हाँ देखो ध्यान से, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल अभी प्रेजेंट टाइम में क्या इशू है? और प्रेजेंट टाइम का इशू जो है अभी कितने डिग्री सेल्सियस जा रहा है? इसका कारण दोस्तों ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। कौन सी? ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। अगला देखिए सर, एक मिनट और। ग्रीन हाउसेस गैसों में सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक है दोस्तों आपकी मीथेन जिसको आप CH4 कहते हो, एक है दोस्तों आपके सामने नाइट्रस ऑक्साइड, एक है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF, एक है दोस्तों आपके सामने परफ्यूरोकार्बन PFCs, परफ्यूरोकार्बन।
सल्फर हेक्सा क्लोराइड FS6। ये 6 प्रमुख याद रखना दोस्तों ग्रीन हाउसेस गैसेस आपके सामने हैं। अगला, गौतम गंभीर का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन दोस्तों कहां से चुनाव लड़ते हैं? याद रखना ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। सर जी, ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजुआ, ठीक है, हेलमिनिट्स ETC दैट केज डिजीजेस इन ह्यूमन आर कॉल्ड। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजुआ और हेलमिंथ आदि जीव जो मनुष्यों में बीमारियों का कारण बनते हैं डैश कहलाते हैं। इनको दोस्तों हम लोग याद रखना रोगजनक के नाम से जानते हैं। अगला, गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। 1915 में वापस आए और 1916 में दोस्तों BHU का उद्घाटन हुआ और वैसे इन्होंने सबसे सार्वजनिक तौर पर अपनी पहली मुलाकात की थी। सर जी, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1925 में डैश के सदस्यों के द्वारा काकोरी संयंत्र रचा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। सर जी, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 भारत में रुपए तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। सिक्का निर्माण अधिनियम सबसे पहले याद रखो कौन सा? 2011। वो कहता है कि भारत के अंदर सिर्फ 1000 रुपए तक के सिक्के आप छाप सकते हो इस अधिनियम के तहत। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। इसका संबंध याद रखना आपके कर्नाटक राज्य से बन जाता है। किस राज्य से बेटा इसका संबंध है? इसका संबंध आपके बेटा कर्नाटक राज्य से बन जाता है। ये क्लास तो इतनी छोटी हुई 31 मिनट की यार, आधे घंटे की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही इतने थे। 31 मिनट की आप ये क्लास हुई है, 32 मिनट हो गए हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों, ये आपको पता है। मैं डेली क्लासेस भी 12 तारीख तक मैंने डेली क्लासेस भी ली हैं, कंटेंट बनाया है एक्स्ट्रा, फिर रिकॉर्डेड भी की हैं। समझते हो एक अकेला इंसान कितना कर सकता है। बट फिर भी दोस्तों ये आपकी लास्ट क्लास है। कल से जो क्लासेस होंगी दोस्तों वो आपकी लाइव क्लासेस बेटा स्टार्ट हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कल से हम लोग अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कल से हम लोग लाइव लेंगे। कल 17 तारीख होगी, है ना, जैसा मैं कह रहा हूँ। शायद ही आपकी 16 तारीख की क्लास हो रही हो। कल हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे एकदम अच्छी तरीके से, परेशान मत होना, बहुत अच्छी तरीके से लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेशन को ऑफ करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों ऑन टाइम पर आप सभी लोगों के लिए। तब तक के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।